मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है गति। गति में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विराम। विराम का मतलब होता है रेस्ट। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। जैसे टेबल, पौधा, पेड़, ये सब क्या होते हैं? विराम में रहते हैं। इनका जगह नहीं बदलता है, ये अपना स्थान नहीं बदलते किसी के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स ये क्या कहलाएंगे? विराम में। गति, गति क्या होता है? यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे चलती हुई गाड़ी, गाड़ी जो चल रही है वो बाकी सब ट्रैक के, रोड की अपेक्षा जो क्या हो रहा है, समय के साथ बदल रहा है, उसका जगह स्थान बदल रहा है, दैट मीन्स वो गति में होगा। टहलता हुआ व्यक्ति, वो भी समय के साथ स्थान बदल रहा है, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा? गति में कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, विराम और गति के लिए कुछ कंडीशन होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अब इस ट्रेन में आप जब सफर कर रहे हैं तो दो बातें आपके सामने आती हैं। आप किसी स्टेशन से गुजरते हैं, तो स्टेशन से गुजरते हैं, जो ट्रेन चल रही है वो किसी ट्रैक पे चल रही होगी, अब आपका पोजीशन, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन के हिसाब से, ट्रेन की अपेक्षा आप जो है रेस्ट में है, विराम में है, क्योंकि ट्रेन चल रही है और उसमें आप बैठे हैं, दैट मीन्स आप विराम में हैं। लेकिन वही आप पटरी की अपेक्षा देखें तो आप क्या है? गति में है, क्योंकि आप पटरी के ऊपर जब ट्रेन चल रही है और ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, ट्रेन गति में है, तो वो आप पटरी की अपेक्षा या प्लेटफॉर्म की अपेक्षा किसमें है? गति में है। आप उसके समय के हिसाब से बदल रहे हैं। लेकिन ट्रेन की अपेक्षा बात करें तो आप विराम में है। यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई वस्तु विराम और गति में होने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है, तो देखिए आप ट्रेन में है, ट्रेन की अपेक्षा आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन की अपेक्षा आपका स्थान नहीं बदल रहा है, इसलिए आप उस समय विराम में होंगे। लेकिन वही पटरी की अपेक्षा आपके स्थान बदल रहा है, तो उस कंडीशन में आप गति में कहलाएंगे। अब चलते हैं गति के प्रकार में। गति के प्रकार में सबसे पहले देखते हैं रैखिक गति, यानी लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? कि इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर गति करती है। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली क्या होती है? एक सीधी रेखा में गमन करती है ना। ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक, आप देखते हैं ढालूनुमा जो बना होता है फिसलन पट्टी बच्चों के फिसलने के लिए, तो उसमें जो बालक फिसलता है वो क्या होता है? तो सीधा ही फिसलता है, यानी कि वो क्या होगा? रैखिक गति करता है। अगली बात करते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? इसमें वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो ये सब कैसी गति करते हैं? वृत्तीय गति करते हैं। अगला है दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? कि इसमें वस्तु की जो गति होती है एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे चलती रहती है। जैसे आप देखते हैं घड़ी के अंदर जो पेंडुलम होता है वो डोलता रहता है एक निश्चित अंतराल पे। या झूले की गति जो देखते हैं, झूला जो होता है, नाव वाला देखे हुए हैं झूला, तो वो भी जो गति करता है कैसी गति करता है? दोलनी गति। अगली है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। इसमें वस्तु अपनी गति समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती रहती है। जैसे आप सुई देखें, सिलाई मशीन में जो सुई चलता है, ऊपर नीचे एक ही उसी चीज को दोहराते रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वैसी गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कोई दूरी क्या है? तो जब कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो उस पथ की पूरी लंबाई कण द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। चलिए इस चीज को यहाँ समझते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं पहले। चलिए इस चीज को हम समझते हैं। जैसे कोई कण है ना, ये आप एक पथ ले लिए, इस पे हम एक कण लेते हैं। यहाँ पे ये कण कुछ समय बाद यहाँ आ गया, गति करके ये यहाँ पहुंच जाता है। तो यहाँ से यहाँ आने में, मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ आने में, है ना, जो इस पथ की लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ पहुंचने में इस पथ की जो लंबाई होगी
उसी लंबाई को हम किस नाम से जानते हैं? दूरी के नाम से जानते हैं। समझ गए दूरी क्या होता है? चलिए अगला चलते हैं विस्थापन। विस्थापन को अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है किसी कण द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की दूरी को विस्थापन कहते हैं, है ना। तो कोई कण जो है, अब इस चीज को हम यहां समझे, यहाँ परिभाषा तो देख लिए, किसी कण की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की दूरी को विस्थापन कहते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर कोई कण ए है, कोई स्थान ए है प्रारंभिक स्थान और ये अंतिम स्थान भी है। इस पे कोई कण यहाँ से यहाँ चल के आ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जो चल के आ रहा है आपका क्या होगी? तय की गई दूरी होगी। और यहाँ से यहाँ जाने में जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, उसी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। समझ गए विस्थापन क्या होता है? तो यहाँ से यहाँ तक की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वही क्या होती है? विस्थापन होती है। और जो पथ की लंबाई होगी वही क्या होती है? तय की गई दूरी। और मान लीजिए कोई सीधा पथ है तो इसमें तय की गई दूरी यही होगा और शॉर्टेस्ट दूरी भी यही होगा, यानी कि विस्थापन भी यही होगा। ठीक है, यहाँ दिया गया कि तय की गई दूरी का केवल परिणाम होता है, जबकि विस्थापन को परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। अब इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे कि दूरी और विस्थापन हम लोग क्या होता है ना। ये केवल परिणाम होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे जब आगे हम लोग इसमें समझेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अदिश राशियों के बारे में। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। कह रहा है जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उन राशियों को अदिश राशि कहते हैं। इसके पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान, समय, आयतन, दूरी, ये सब जो होती हैं ये क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं, क्योंकि इनका केवल परिणाम होता है, यानी दूरी। दूरी जो होता है 5 मीटर, 10 मीटर, 5 किलोमीटर, क्या उसकी कोई दिशा होती है? अब आपसे कह दे कि 5 किलोमीटर, तो वो क्या होगा? आपको उससे दिशा पता चल जाएगी। 5 किलोमीटर आपको कहाँ जाना है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुछ आपको नहीं पता है। द्रव्यमान 5 kg, उससे भी आपको कोई दिशा का पता नहीं चला है। समय सेकंड में, इससे भी कोई दिशा, मतलब ये कोई ना कोई मान आपको बताया जा रहा है ना। समय 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, ये सब इससे आपको क्या हो रहा है? केवल उसका मान पता चल रहा है, परिमाण पता चल रहा है। तो जिसका केवल परिमाण होता है वही अदिश राशि होता है। ठीक है, तो वही यहाँ बात कर रहे थे कि तय की गई दूरी का केवल परिणाम होता है, मतलब दूरी का केवल परिमाण होता है। अगर यही कह दे कि 5 मीटर, दैट मीन्स वो क्या है? एक दूरी है। और वही कह दे 5 मीटर पूरब दिशा में, दैट मीन्स वो आपका विस्थापन होगा, क्योंकि उसका परिणाम और दिशा दोनों है। तो अदिश राशि समझ गए। आगे चलते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां को अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा, देखिए इसमें परिणाम और दिशा अगर दोनों होगा तो सदिश हो जाएगा, और जिसका केवल परिमाण होगा वो क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। और जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है वो क्या होता है? सदिश होता है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण। अब देखिए विस्थापन अभी आपको बताएं, वेग आगे हम पढ़ेंगे कि समय के रेस्पेक्ट में जो विस्थापन में जो चेंज आता है वही क्या, विस्थापन बट्टा समय जो होता है वो वेग कहलाता है। त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, बल के, ये सब क्या होता है? सदिश राशि। जैसे अगर मान लीजिए किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो जिधर बल लगेगा उसी दिशा में वो गति करेगा, दैट मीन्स वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होती है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, वेग, त्वरण, बल, है ना, इसी चैप्टर में देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल क्या होता है? कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं, है ना। कि मतलब कितना कोई वस्तु दूरी तय किया और जो दूरी तय किया उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, वही उसी का जो अनुपात होता है वही क्या होता है? औसत चाल। देखिए यहाँ लिखा है तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय, मतलब इस दूरी को तय करने में जो समय लगा है उसी से भाग कर देंगे तो आपका औसत चाल निकल जाएगा। अतः किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में औसत चाल उस वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी होती है। यही यहाँ भी कह रहा है कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी होती है उसी को क्या कह सकते हैं? उस वस्तु की औसत चाल कहेंगे। चलिए अब हेडिंग लेते हैं, हम लोग चाल के बारे में जानते हैं। चाल क्या होता है? तो चाल किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में, वो था एक किसी भी इंटरवल को लिया जा सकता है। अब देखिए ये छोटे समय अंतराल में जो तय की गई दूरी होगी और उस समय का अनुपात जो होगा वस्तु की चाल कहते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को वस्तु की चाल कहते हैं।
उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। अदिश मतलब क्या है? अदिश मतलब समझ रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसका केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होता है। यानी चाल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? दूरी बटा समय। चाल को हम लोग v से डिनोट करेंगे, दूरी को s से और समय को t से। अगर इसमें इससे गुना कर दे v में t से, तो s बराबर फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर t, यानी दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। अब हम बात करते हैं चाल की मात्रक की। तो चाल का मात्रक निकालने के लिए हमें दूरी का मात्रक पता होना चाहिए और समय का। कल हम लोग देखे थे, इसके पहले चैप्टर में देख चुके हैं। चलिए कि अगर किसी का ये सही मात्रक निकालना है तो उसका सूत्र पता होना चाहिए और उस सूत्र में दिए गए राशियों के मात्रक भी पता होने चाहिए। तो यहाँ दूरी का मात्रक आपको पता होना चाहिए और समय का। तो दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, यानी कि चाल का सही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। तो आपको याद हो गया कि चाल का सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और भी मात्रक हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी आप ले सकते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाएंगे जिसे आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आपको जरूरत होगा मीटर पर सेकंड में करने का। चाहे मीटर पर सेकंड में दे दिया होगा, आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। तो इस रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? तो यहाँ हम कन्वर्ट करके दिखाए हैं कि 1 किलोमीटर प्रति आवर, 1 किलोमीटर में कितना होगा? तो 1000 मीटर। और 1 आवर में सेकंड कितना होगा? तो 16 × 60। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से इंटू करना होगा। अगर आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5, इसको उलट देंगे, 18/5 से इंटू करेंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए। अगर किलोमीटर से पर आवर में बदलना होगा तो 5/18 से गुना कर देंगे। ये आपको याद रखना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की करती है, तो चाहे वह समय अंतराल कितना छोटा क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल से गति कर रहा है। मतलब बहुत ही छोटे अल्प समय में भी आप ले सकते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, कितना भी छोटा समय हो, उस समय अंतराल में अगर तय की गई दूरी बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? एक समान चाल कहते हैं, है ना? एक समान चाल कहते हैं। ठीक है। असमान चाल क्या होगा? कि जब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की गई हो, तब उस चाल को क्या कहेंगे? कि वो असमान चाल से गति कर रहा है। कहेंगे कि तब वह असमान चाल से गति कर रहा है। चलिए इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए ये कण यहां से यहां आया, है ना, या मान लेते हैं कि एक कण है यहां से यहां आया, सॉरी इसको यूज करना पड़ेगा हमें। चलिए देखिए, ये कण है यहां से आया, फिर ये यहां चला आया। ठीक है। यहां से यहां 5 किलोमीटर है, यहां से यहां 5 किलोमीटर है। यहां से यहां इसको जाने में लगता है 1 घंटा, यहां से यहां जाने में इसको लग रहा है 2 घंटा। अगर आप उस दूरी में 5 किलोमीटर में 1 से भाग करेंगे तो आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। अगर इसमें डिवाइड करिएगा तो आएगा आपका 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि देखिए ना, चाल अलग अलग आ गया, तो ये असमान चाल हो गया, है ना? क्योंकि 5 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लग रहा है और 5 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लग रहा है, यानी कि ये असमान चाल से गति कर रहा है। और समान चाल से गति का मतलब क्या? कि बराबर दूरी तक है। वही 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ भी है, 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ भी है। डेट मीन्स वो कहेंगे कि समान चाल से वो गति कर रहा है, नहीं तो असमान चाल से गति करेगा। वेग क्या होता है? अच्छा, वेग को हम लोग साधारण ऐसे समझ लें कि विस्थापन और समय का अनुपात ही क्या होता है? वेग होता है। तो आपको पता है विस्थापन और समय का अनुपात क्या होगा? वेग होगा। ठीक है। तो यह इसका अलग भी परिभाषा कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है, यानी कि विस्थापन बटा समय। इकाई समय में वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अच्छा, विस्थापन की बात करें और दूरी की, तो दूरी आपका उसका केवल परिणाम होता है। तो यहाँ आप ऊपर परिभाषा पढ़े हुए हैं कि जिसका केवल
परिमाण होता है वो अदिश राशि होता है, और जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है वो क्या होता है? सदिश राशि। यानी आपसे बात करें, आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि दूरी क्या है, तो आप कहेंगे दूरी अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि उसका परिमाण है। और आपसे पूछा जाए कि विस्थापन क्या है, तो विस्थापन सदिश राशि है क्योंकि उसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेग, तो वेग विस्थापन बटा समय। अच्छा, वेग भी क्या हो जाएगा क्योंकि विस्थापन इसमें आ गया, यानी कि वेग भी क्या है? सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी। चलिए वेग समझ गए। अब वेग को यहां देखते हैं। मान लीजिए समय t लग रहा है और वस्तु s दूरी विस्थापित करे, तो यहां से भी फॉर्मूला हो जाएगा वेग बराबर मतलब v बराबर s बाई टी। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? कह रहा है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को समय कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चलिए इस चीज को समझा जाए थोड़ा। कोई कण है, और वो यहां से यहां तक आता है। इसका शुरू में कुछ स्पीड है, प्रारंभिक वेग है, उस प्रारंभिक वेग को u मान लिया जाए, और ये अंतिम वेग है, इसको v मान लिया जाए। प्रारंभिक वेग को u और अंतिम वेग को v। तो यहां से यहां आ रहा है। मान लीजिए इसका शुरू में कुछ स्पीड होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वेग का भी सही मात्रक वही होगा जो चाल का होता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो गाड़ी है या फिर जो भी है आपका, जो भी कोई कण है या फिर वस्तु है, गति कर रहा है, यहां से यहां आ रहा है। शुरू में उसका स्पीड है, वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरा वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। ये अंतिम वेग है। शुरू में इस स्पीड से चल रहा है, शुरू में इस वेलोसिटी चल रहा है, अंत में इसका वेलोसिटी ये हो जा रहा है ना। तो ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है। तो कितना का अंतर है? तो 10 का अंतर हो रहा है। तो वही इसमें कहा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन, ये देख रहे हैं ना, वेग में परिवर्तन 10 से 20 हो जा रहा है। तो वेग में परिवर्तन आपको ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे। अगर इसका वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि इसके वेग में परिवर्तन हुआ है। तो समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो त्वरण हम लोग समझ गए। चलिए अब इसके आगे परिभाषा से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्वरण जो होता है धनात्मक भी हो जाएगा। तो धनात्मक होगा तो कहेंगे कि वेग बढ़ रहा है ना। यहाँ देख रहे हैं ये वेग बढ़ रहा है, 10 से 20 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? धनात्मक त्वरण लग रहा है। अब आगे बात करते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक होने का मतलब वेग घट रहा है, और या फिर उसको कह सकते हैं कि अवत्वरण हो रहा है या मंदन हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है या रिट्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, त्वरण भी क्या होता है? एक क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गया? चलिए अब इस चीज को हम जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इस चीज को हम लोग आगे समझते हैं। चलिए, माना किसी वस्तु का समय अंतराल t के प्रारंभ में उस कण का वेग u है और अंतिम वेग v है। वहां भी दिखाए थे आपको कि प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। तो आपको त्वरण में लिखवाए हैं कि समय के साथ वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाने पे ही ना आपका वेग में परिवर्तन आएगा। तो v माइनस यू, अब बटा समय क्या लग रहा है? t। जैसे फॉर्मूला बन गया कि a निकालने के लिए, त्वरण निकालने के लिए, a फॉर एक्सीलरेशन, त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। अब इसको इसमें लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया कि v माइनस यू बराबर ए टी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ये ले जाके इधर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा v बराबर यू प्लस ए टी। अब चलते हैं त्वरण के एसआई मात्रक के बारे में। त्वरण के एसआई मात्रक, तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब त्वरण की बात करते हैं। तो एक समान त्वरण को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना छोटा क्यों न हो, बराबर परिवर्तन होता है, तो उसका त्वरण एक समान या अचर कहलाता है, यूनिफॉर्म कहलाता है। देखिए यहाँ जो है यूनिफॉर्म का ग्राफ दिखाया गया है कि एक किसी फिक्स दर से बढ़ रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, इस रेखा का ढाल जो होगा वही त्वरण होगा। अगर ग्राफिकली बात करें तो इस रेखा का, ये जो रेखा ए बी है, इसका जो ढाल होगा वही क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक समान त्वरण का जो ग्राफ होगा एकदम स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है। समझ गए?
चलिए, तो ये रहा वेग, इस पे वेग दिखाया जा रहा है, इस पे समय आ रहा है, और ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग पहले ये था, u था यहाँ, और देखिए वेग क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है, ये वेग v हो जा रहा है। कब हो रहा है, तो समय जब t लग रहा है तब। ठीक है, चलिए अब चलते हैं असमान त्वरण। उस बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होने पर उस त्वरण को असमान या चर कहते हैं, चर कहलाता है ना। असमान त्वरण या चर त्वरण कहलाएगा। ठीक है, असमान त्वरण क्या है कि बराबर समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन नहीं होगा, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, असमान त्वरण कहलाएगा। तो इसका ग्राफ देखिए वक्र की तरह जा रहा है। ठीक है, तो ये असमान त्वरण का ग्राफ है, और ये समान त्वरण का तो ग्राफ आप देख के बता सकते हैं, असमान त्वरण, और ये असमान त्वरण है, और ये क्या है, समान त्वरण हो रहा है, एक समान त्वरण हो रहा है ना। चलिए, यह अचर त्वरण हो रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वेग समय समीकरण। अब देखिए वेग समय समीकरण समझने से पहले ये थोड़ा ये ग्राफ को देखते हैं, ये ग्राफ क्या कह रहा है। देखिए ये जो दिखाया गया है, ये एक्स अक्ष, ये जो दिखाया गया समय के लिए है ना, और ये दिखाया गया है वेग के लिए। ठीक है, इसका मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट, इसका सेकंड होता है। चलिए अब बात करते हैं, एक कण है यहाँ पे जो ए बी पथ पे ए बी दिखाया जा रहा है, उसका ग्राफ है ना। इसका प्रारंभिक वेग ए पोजीशन पे देखिए, इसका प्रारंभिक वेग है u, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और अंतिम वेग यहाँ देखिए ये दिखाया गया है v। ठीक है, ये अंतिम वेग क्या है, v है। ठीक, और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जिस रेट से बढ़ रहा है, ये जो इसका ढाल जो कहलाएगा, इसका ढाल ए बी का जो ढाल होगा, ढाल क्या होगा, तो BC में इस AC से डिवाइड कर देंगे तो ढाल निकल जाएगा। BC में इस AC से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रेखा AB का ढाल, मतलब त्वरण क्या होगा, BC बटा AC होगा। तो यहाँ t समय में प्रारंभिक वेग u से इसका अंतिम वेग क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है। ठीक है, वेग समय समीकरण के बारे में बात करते हैं। कह रहा है एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से गतिशील कण का त्वरण वेग समय ग्राफ की ढाल से प्राप्त होता है ना। अब इस वेग इसके ढाल से हम लोग प्राप्त करेंगे, तो ए बी का ढाल आपको ढाल बताए क्या होगा, BC बटा AC। यहाँ देखिए लिखा गया है BC बटा AC, ढाल त्वरण के बराबर होता है, अभी आपको बताए, तो BC बटा AC। अच्छा, ये जो BC कैलकुलेट करेंगे, ये BC ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो BC कैलकुलेट करने के लिए अगर आप इस BE में से अगर हम EC को घटा दें, यहाँ BE में से CE या EC एक ही बात है, घटा दिया जाए। अब देखिए ये जो दिखाया गया है AC, तो AC जो होगा OE के बराबर होगा, क्योंकि ये देखिए एक आयत बन रहा है ना, तो ये इसके बराबर होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। चलिए अब BE, अब जो BE है, BE इस OD के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक देखिए आयत बन रहा है, ये जो होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें EC, तो EC जो होगा EC ये OA के बराबर होगा, क्योंकि ये एक आयत है, आमने सामने की बजाय बराबर। चलिए OD कितना है, तो OD की लंबाई यहाँ से यहाँ तक भी दी गई है। OA कितना है, तो OA देखिए ये रहा, U दिया गया है तो U रख दिए। OE कितना दिया हुआ है, तो समय लग रहा है T, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया कि A बराबर V माइनस U बाई T। जो आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए तो AT बराबर V माइनस U, V बराबर U प्लस AT। तो ये पहला समीकरण होगा, है ना, ये पहला समीकरण होगा किसका, गति का ये फर्स्ट समीकरण होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं विस्थापन समय समीकरण। तो कह रहा है वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच किसी समय अंतराल से घिरे क्षेत्रफल, उस समय अंतराल के में विस्थापन होता है, अतः समय अंतराल T में कण का विस्थापन। अब इस ग्राफ, इसको आप समझे नहीं अभी, देखिए इस चीज को हम समझते हैं। इस ग्राफ में आते हैं, आपको पता है कि फॉर्मूला दूरी बराबर होता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, या फिर आप दूरी बराबर ये भी तो लिख सकते हैं वेग गुना समय, विस्थापन बराबर आप ये भी लिख सकते हैं कि वेग गुना समय, है ना। यानी कि वेग में जब समय से गुना करिएगा तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा, और वो क्षेत्रफल क्या होगा, विस्थापन के बराबर होगा, है ना। आप अभी पढ़े हैं कि अभी आप ऊपर पढ़े थे, यहाँ पढ़े हुए हैं, कहाँ गया, ये रहा कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो अगर समय को वेग में गुना कर दिए तो विस्थापन निकल जाएगा, है ना। समय में वेग से गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, विस्थापन। अच्छा, तो अब देखिए, अब जब ये वेग है और ये समय, इसमें गुना करिएगा तो क्या निकलेगा, इसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल जो होगा, इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा,
इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा, तो विस्थापन के बराबर होगा, क्योंकि वेग में विस्थापन से वेग में समय से गुना करने पे क्या प्राप्त होता है, हमें विस्थापन प्राप्त होता है। चलिए अब ग्राफ यहाँ आते हैं, तो एस जो आएगा, एस क्या होगा, तो विस्थापन होगा, और वो विस्थापन किसके बराबर होगा, तो उसके क्षेत्रफल के बराबर। तो किस क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई, इसका क्षेत्रफल। तो इसमें दो चीज देख रहे हैं, तो एक आयत है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज आयत कौन है, ओ ए सी ई, और त्रिभुज एबीसी था। चलिए, तो आप आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो या तो आप ओई गुना इसी ले लिए, चाहे एसी गुना ईबी ले लिए, चाहे ओए गुना ओई ले लीजिए, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार एसी या गुना ऊंचाई बीसी, एसी गुना बीसी। अब देखिए एसी एसी गुना बीसी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बीसी, बीसी यहां दिया गया है, तो बीसी जो होगा, बीसी, बीसी में अगर हम एसी से भाग कर दें, बीसी में अगर एसी से भाग कर दें तो क्या प्राप्त होगा आपका, ढाल यानी कि त्वरण। तो यहाँ देखिए बीसी बटा एसी, एसी से भाग किए, एसी से गुना किए, तो बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी। अब देखिए एसी जो है, अब देखिए इसमें कुछ चेंज किए हैं, ओई ओई हो गया, बीसी बटा एसी रहने दिए, और यहाँ जो है एसी उसको ओई भी लिखा जा सकता है। देखिए फिगर में एसी जो है इसको ओई भी लिख सकते हैं। तो देखिए बीसी बटा एसी जो है ये क्या है, त्वरण है, और ओई देखिए यहाँ ओई, ओई एक ओई यहाँ है, एक ओई यहाँ है, ये स्क्वायर हो गया, ओए गुना ओई। तो ओए गुना ओई जो है, ओए का वैल्यू यू दिया है, आपको पता है फिगर में, ओई का टी दिया है ना, तो यहाँ रख देंगे, ओए के जगह क्या रखेंगे, यू, ओई की जगह क्या रखेंगे, टी, प्लस 1/2 बीसी बटा एसी क्या होता है, तो ढाल होगा रेखा का, जिसे ए से डिनोट करेंगे, और ओई क्या है, तो ओई आप अभी देखे थे टी है, तो यहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये जो मान आया है ये कहाँ आया है, इस समीकरण में रख दें, ये एस के इक्वल में है, तो एस बराबर ओए की जगह यू रख दिए, ओई की जगह टी रख दिए, 1/2 बीसी बटा एसी ढाल हो गया रेखा का, और समय ओई जो दिया है वो टी दिया है, तो टी का स्क्वायर, मतलब यहाँ से फॉर्मूला बन गया एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये क्या होगा, तो दूसरा समीकरण होगा, ठीक है, गति का दूसरा समीकरण। अगला है वेग विस्थापन समीकरण, तो ये भी उसी से प्राप्त होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो यहाँ जो समलंब चतुर्भुज देख रहे हैं, इसको हम दूसरे फिगर में देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, इसी से देख लेते हैं। चलिए इसका क्षेत्रफल एक और होता है कि 1/2 समांतर भुजाओं। अब देखो इस समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई में, ओ ए बी में समांतर भुजा ये होगा ओ ए और बी सी, और इसकी ऊंचाई एसी ले लीजिए या ओई ले लीजिए, ठीक है। तो इससे हम लोग अब निकालते हैं। चलिए, तो समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। तो यहाँ से अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समांतर भुज 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा अभी आपको बताया कि ये ओए है और क्या है, बीई है, तो वही यहाँ रख दिया गया है, ओए और बी, और गुना उनके बीच की दूरी एसी, 1/2 ओए। अब बीई जो है, यहाँ देखिए बीई जो है, बीई किसके बराबर है, ओडी के, और एसी जो है ओई के, तो यही रख दिया गया है। कहाँ गया, ये रहा। अब उसी तरह इसमें भी, यहाँ भी देखिए रख दिया गया मान को, ओए प्लस ओडी। अब देखिए एसी में बीसी से भाग किया और बीसी से गुना किया, बीसी से भाग किए और बीसी से गुना किया है। अब चलिए अब एक काम करते हैं, ये जो बीसी है, बीसी किसके इक्वल हो सकता है, तो बीसी अगर बीई में से ईसी घटा दे तो बीसी आ जाएगा, तो वही यहाँ किया गया है, घटा दिया गया है। देखिए यहाँ घटाया गया है बीई में से सी। अब देखिए ये जो है इसको इसके बटा में ला दिए, पलटेंगे तो ये बीसी बटा एसी हो जाएगा। अब बीसी बटा एसी जो है ये किसके बराबर है, त्वरण के बराबर है ना, ढाल था। अब चलिए अब देखो एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओडी क्या है, तो ओडी आपका है भी, और ओए क्या है, वो है यू, तो यहाँ रख दिया गया।
आपका आ गया s बराबर 1/2 v² माइनस u² बाई a। अब देखिए s बराबर है तो ये 2 और a इसमें जाके गुना कर दिया तो हो गया 2as, अब v² माइनस u², अब u² को लाओ इसमें प्लस में तो v² हो गया u² प्लस 2as। तो ये क्या हो जाएगा, गति का तीसरा समीकरण हो जाएगा। तो आप 3 समीकरण देखें, आपको इसे समझना है या फिर आप फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, यहाँ v को अंतिम वेग, u को प्रारंभिक वेग, a को त्वरण और t को समय कहते हैं। दूसरा है आपका s बराबर ut प्लस हाफ at², जहाँ इसका मतलब विस्थापन कहिए, दूरी कहिए, u बराबर जो होगा प्रारंभिक वेग, t का मतलब समय और a का मतलब त्वरण होता है। यहाँ तीसरा समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2s, जहाँ v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a का मतलब त्वरण और इसका मतलब दूरी या विस्थापन। चलिए अब आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप वृत्तीय गति देखे थे कि किसी वृत्ताकार पथ पर जब कोई कण गति करता है उसे वृत्तीय गति करते हैं। अब उसी तरह एक समान वृत्तीय गति होता क्या है कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलता है ना, तो वृत्तीय गति क्या थी कि कण उस पर गति करता है तो वृत्तीय गति हो गई। लेकिन जब एक समान चाल से चलता है तो उसको क्या कहेंगे कि वह क्या है, एक समान वृत्तीय गति है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, उस पर वो चलता है। अब किसी भी स्पीड से रुक के चले या थोड़ा स्लो चले, फास्ट हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, वो वृत्तीय गति होगी। लेकिन एक समान वृत्तीय गति क्या होगी कि जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी चाल को दिखाया जा रहा है इसके, और आर इसकी त्रिज्या है, आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। देखिए यहाँ त्रिज्या ले लीजिए वृत्ताकार पथ की आर है ना, और चाल इसका एक समान भी ले लिए। अब चलिए वृत्ताकार पथ का परिधि क्या होता है, तो परिधि होता है 2πr। तो परिधि जो होगी उस कण द्वारा तय की गई दूरी होगी ना, और चाल में जब भाग कर देंगे तो क्या निकलेगा, समय। यानी कि अगर चाल निकालना हो तो इसकी तय की गई दूरी, पूरी दूरी क्या होगी 2πr है ना, इसका परिधि, और बटा समय, जो समय लग रहा है इस कण को दूरी को तय करने में। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ये टॉपिक, यानी कि एक समान वृत्तीय गति आप समझ गए कि किसी वृत्ताकार पथ पर कोई कण एक समान चाल से चलता है तो उसको कहते हैं एक समान वृत्तीय गति है ना। इसके लिए फॉर्मूला आपका हो गया v बराबर, चाल निकालने के लिए v बराबर तय की गई दूरी यानी कि 2πr, मतलब इस वृत्त की परिधि, और उस परिधि को तय करने में जो समय लगा है वो t। चलिए इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।